दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए, एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।
राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में विजेता राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा, उपविजेता हुई रामबाग रॉयल्स दरभंगा। राजकुमार शुभेश्वर सिंह के 79वीं जयंती पर राज परिवार द्वारा उनकी याद में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में जहां राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा एवं रामबाग रॉयल्स दरभंगा के बीच मुकाबला खेला गया, वही खास बात ये भी है कि पहली बार इस मैदान में कई गणमान्य एवं शिक्षाविदों का अतिथियों के रूप में आगमन हुआ। स्वागत भाषण करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि राज परिवार हर ऐसे शैक्षणिक और सकारात्मक कार्यों के लिए कटिबद्ध है और ऐसे कार्य में सरकार और आम जनमानस का सहयोग होना चाहिए, तभी कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाया जाता। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी आगत अतिथियों का बुके, चादर, मोमेंटो तथा राज दरभंगा के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री ने मदन सहनी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद ऐसा भव्य आयोजन देखने को मिला है। उन्होंने राज परिवार में सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि बनारस, कलकत्ता, दरभंगा एयरपोर्ट आदि कई अन्य शहरों को भी शिक्षा और खेल से सुशोभित किया है। आज दरभंगा के राज परिवार के बिना भारत में बहुत ऐसे कार्य जो अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि राज परिवार दरभंगा के द्वारा आज भी जो महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये बातें आज वो दरभंगा के राजकुमार शुभेश्वर सिंह के 79वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में समापन समारोह के मौके पर बोल रहे थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांड्या ने कहा कि आज जमाना टैलेंट की पूजा करती है। अब पढ़ लिखकर ही सिर्फ ऊंचे पदों पर नहीं बैठा जा सकता है, बल्कि बढ़िया खेल की डिग्री लेकर भी और बढ़िया खेल खेलकर भी अच्छे पद प्राप्त किए जा सकते हैं। झंझारपुर के सांसद रामप्रत मंडल ने कहा कि राज परिवार सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि मधुबनी के भी उद्योग, रेल और शिक्षा को सींचा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही हर्ष की बात है कि यह परिवार आज भी इतना सकारात्मक रूप से समाज का मार्गदर्शन करे रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि मेरा हर संभव साथ और प्रयास राज परिवार के साथ होगा। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को बधाई दी। आज समापन समारोह के मौके पर सभी अतिथियों ने राजकुमार शुभेश्वर सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। आज के फाइनल मैच में राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब ने रामबाग रॉयल्स दरभंगा को पेनल्टी शूट आउट में पराजित कर दिया। विजेता टीम राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार ने टूर्नामेंट कमेटी एवं संरक्षक को ऐसे आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह तन्मयता से यह मैच आयोजित किया गया है वो काबिले तारीफ है। रामबाग रॉयल्स के टीम मैनेजर अमन सिंह ने राज परिवार एवं टूर्नामेंट से जुड़े सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। इस मौके पर पुराने फुटबॉल खिलाड़ी देवेंद्र सिंह एवं वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार झा को मोमेंटो से सम्मानित किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए कुमार राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह बड़े ही गौरव की बात है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सहयोग से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन दरभंगा में होता रहेगा। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रो हेमपति झा ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि यह खेलों की बगिया फिर से सजेगी। उन्होंने दोनों टीमों को बधाई दी। इस मौके पर कई पुराने फुटबॉल के खिलाड़ी अरशद बेग, डॉक्टर महेश कुमार पासवान, राजू पासवान, मुंचुन, रामचंद्र मंडल आदि कई खिलाड़ी मौजूद थे। इस अवसर पर रंगनाथ ठाकुर, अमरकांत झा, आशुतोष दत्त, राजीव मधुकर, रमेश झा, प्रियांशु झा, संतोष सिंह, सत्यम सिंह, आर.के. दास, उत्सव पराशर, जितेंद्र ठाकुर बबलू, अशोक मंडल, नीरज कर्ण, पप्पू यादव, दीपक, संतोष झा, मुकेश झा आदि मौजूद थे। मंच संचालन डॉक्टर संतोष कुमार तथा मैच का कमेंट्री रंजीत कुमार झा ने किया। प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी का सर रमेश चंद्र झा जी से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर लक्ष्मी
अच्छी प्रयास किया जा रहा है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन सफलता किसी टीम को नहीं मिल पा रही है। अरे ढोल आप देख रहे हैं बड़ा खुशी का माहौल है। और आप जैसे पता है आपको, जैसे दरभंगा का जो लीग था वो बंद हो गया था, फुटबॉल लीग हम लोगों ने पिछले साल से करवाया रिवाइव, और उसके बाद बहुत अच्छा कर रही है। और हमारा टीम जो है राजा बहादुर विश्वेश्वर टीम विगत 2 साल से ये दरभंगा लीग टूर्नामेंट का विजेता रही। और फिर इस साल हम लोगों ने फुटबॉल मैच कराया, उसका भी विजेता हुई। तो पहले हम लोग क्रिकेट करते हुए इस बार हम लोग फुटबॉल किया, हो सकता है आगे कोई दूसरा करे। रेसलिंग का भी हम लोग को एक कुछ आ रहा है। आपने अपने स्पीच में कहा कि खेल के माध्यम से आप दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखना चाहते हैं, कितनी कोशिश रहेगी आपकी? पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जहाँ हमारे पिताजी खेलते थे, वो जो रामबाग का जो ग्राउंड था उसको हम लोग ठीक करवा रहे हैं। और इनफैक्ट हो गया है, नाला बनवा रहे हैं, उसको ठीक ठाक करा के हम लोग एक प्रॉपर प्ले ग्राउंड बनाएंगे। हमको लगता है जैसे हम लोग फ्लड लाइट भी लगा देंगे। एक दरभंगा के लिए यूनिक चीज़ रहेगा सब लोगों के लिए। इसी तरह से आगे भी अगले साल ऐसा होता रहेगा। और जैसे हम लोगों ने शुरू किया है, हमारी पूरी ये रहेगी कि हर एक साल इस तरह का प्रोग्राम हो। और मैं कोशिश करूँगा कि हर साल मैं आऊँ इसमें इंडिया, और आके इसको आगे बढ़ाऊँ। आज इस टूर्नामेंट के फाइनल में हमारे छोटे भाई और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, जो इस आयोजन में, इस खेल में शोभा बढ़ाने के लिए आए, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। स्वागत के कड़ी में अभी चले गए हमारे डीसी साहब श्री संजय कुमार चौधरी जी, उनको स्वागत करते हुए प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, प्रोफेसर हेमपति झा जी, रमेश झा जी, अमरकांत झा जी, असोतोष झा, प्रशासन के बंधुओं और जितने भी दर्शकवृंद हैं, और विजेता और उप विजेता दोनों टीमों को मैं बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आज डूबता हुआ सूरज को उगाने का काम हमारे दोनों भाइयों ने किया। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों का ज्यादातर ध्यान क्रिकेट में लगा रहता है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो यहाँ के अनाउंसर और संचालनकर्ता ने बताए थे कि 1935 में इस खेल की आरंभ की गई थी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से ये आयोजन किया गया है, और हमारे दोनों भाइयों जो हमारे कुमार राजेश्वर सिंह जी, कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को दिल की गहराइयों से आप लोग भी धन्यवाद दीजिए, हार्दिक अभिनंदन कीजिए, ताकि इनके द्वारा जो संचालन किया गया काम है पूरे देश दुनिया में फैले और देश दुनिया में नाम। मैं यही कहूंगा, दोनों टीमों ने अच्छा खेल किया और दोनों ने साबित कर दिया कि दोनों कोई 100 से कमी नहीं है, कोई 99 नहीं है, दोनों 100% काम किया, दोनों 100% खेला। और खास करके मैं अपने शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव झा जी और डॉक्टर गोपाल चौधरी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं दिल्ली जा रहा था, इन्होंने मुझे कल माननीय जो हमारे विद्वान इस दरभंगा जिला के महाराज। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को विश्वविद्यालय इतिहास विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जुबली हॉल में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्वारा रचित इतिहास शास्त्र के आयाम पुस्तक का विमोचन समारोह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भगवती गीतों दीप प्रज्वलन से हुआ। आगत अतिथियों का स्वागत शाल चादर से किया गया। स्वागत भाषण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभास चंद्र मिश्र ने दिया। तत्पश्चात डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने पुस्तक के प्रणयन के पीछे की पटकथा पर अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैसे गुरुदेव प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी ने उन्हें इस विषय पर पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी।
अपने अध्यापकीय अनुभवों एवं विषय को लगातार 30 वर्षों तक इस विषय को पढ़ाने को आधार मानकर मैंने इस पुस्तक की रचना की है। आशा है कि छात्रों एवं शिक्षकों को इससे काफी सहायता मिलेगी। पुस्तक को डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा ने विस्तार से प्रस्तुत किया। डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह पुस्तक न केवल इतिहास के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए उपयोगी है, अपितु सर्वसाधारण को भी इसे पढ़नी चाहिए। खासकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा इतिहास ज्ञान दिया जा रहा है, ऐसे में सबों को चाहिए कि एक बार इस किताब को अवश्य पढ़ें, ताकि इतिहास पर लिखने के पूर्व इतिहास लिखने के तरीकों को समझ सकें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कहा कि वैसे मैं तो विज्ञान का छात्र हूं, तथापि ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि हर विषय का अपनी शोध प्रविधि होती है जो विषय को समझने में सहायक होती है। इस दृष्टि से यह किताब इतिहास के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी ने इतिहास विषय से शास्त्र कैसे बना है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि इतिहास लेखन में लगातार बदलाव होता रहा है और नए नए लेखन एवं विश्लेषण के सिद्धांत आते रहते हैं। ये निरंतर बदलाव जहां एक और विषय को शास्त्रीय रूप देता, वहीं विषय में रोचकता को बढ़ावा देता है। इतिहास साक्ष्यों के आधार पर निरंतर चलता रहता है और नित नए नए आयाम और सिद्धांत भी सामने आते रहते हैं। इन सिद्धांतों एवं आयामों को समझने में ये किताब उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद ज्ञापन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नैयर आजम ने किया और मंच संचालन डॉक्टर अमिताभ कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विश्वंभर झा, प्रोफेसर माधव चौधरी, डॉक्टर हीरानंद आचार्य, डॉक्टर ऋषि कुमार राय, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर जमील हसन अंसारी के साथ काफी संख्या में इतिहास के शिक्षक, गवेषक एवं अन्य विषयों के शिक्षक एवं प्रबुद्ध नागरिक जमा थे। देश में इतिहास लेखन, इतिहास शास्त्र या हिस्टोग्राफी जो कह लें, एक ज्वलंत बहस का विषय है और यह इतिहास अनुशासन के अंतर्गत अपनी एक स्वायत्त सत्ता रखता है यह विषय। और कोरोना काल में 40 वर्षों का मेरा अध्यापन अनुभव रहा है इस विषय में। कोरोना काल में जब गतिविधियां सीमित हो गई थी तो अपने प्रियजनों और छात्रों के अनुरोध पर हमने करीब 21 व्याख्यान दिए मिथिला इतिहास संस्थान के फेसबुक पेज पर, और उसी में से 14 का संकलन इसमें है जो एक पूरी पुस्तक का काम करता है। यह इतिहास के छात्रों के लिए, इतिहास के गवेषकों के लिए और साथ ही साथ इतिहास में रुचि रखने वाले तमाम ऐसे लोगों के लिए जो इतिहास शास्त्र पर, हिस्टोग्राफी पर या फिर मिथिला के इतिहास पर अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे अध्येताओं के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, उन्हीं पर केंद्रित है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। कौन सी किताब है? इतिहास शास्त्र के आयाम। लेखक किनके द्वारा लेखक किया गया? धर्मेंद्र कुमार। अपना नाम। आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? सामने है नाम, फिर बोलिए। धर्मेंद्र कुमार। क्या बोले आप? आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए? कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, इतिहास के राष्ट्रीय स्तर के ख्यात इतिहासकार प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी, बुद्धिजीवी विद्यानाथ झा जी और वरिष्ठ इतिहासकार अवनींद्र कुमार झा जी, ये प्रमुख लोग आज हैं। थैंक यू।
आज दिनांक 23 फरवरी 2025 को सार्थक पहल संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सभी रक्तवीर योद्धा अपना रक्तदान किए। सार्थक पहल संगठन ने सभी रक्तवीर योद्धा को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सार्थक पहल संगठन के सभी पदाधिकारी शामिल थे। संस्थापक सह अध्यक्ष मुकेश बिहारी जी, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद मिश्रा जी, महासचिव राधे कृष्ण बिहारी जी, उपसचिव प्रिंस कुमार जी, महिला प्रभारी सिंपल प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष दीपक सारंगी जी, उप कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार जी, शिक्षा प्रभारी शिवेंदु कुमार जी, रक्तवीर सुमित कुमार गुप्ता, श्रीमती नीलम गुप्ता, अमरेंद्र कुमार, विक्रम कुमार यादव, भारतेदु कुमार, रोहित पाहुजा, आदित्य पाहुजा शामिल थे। 21 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सार्थक पहल संगठन ने सभी रक्तवीरों के उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करती है। बहुत अच्छा। अभी तक आपने कितने ब्लड डोनेट किए? ये तीसरा है। ये तीसरा है। जी। ब्लड डोनेट करते हैं, कैसा अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम गुप्ता। कहाँ से आए हैं? रामगंज अपना घर हुआ, हॉस्पिटल रोड में रहते हैं। जनता के लिए क्या संदेश दीजिएगा? ये कि रक्तदान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम है ये। और है ना, उन लोगों को पूर्ति होती है जिन लोगों को रक्त की कमी होती है। जिस समय रक्त मिल जाता है तो जैसे लगता है भगवान मिल गया। लेकिन देखा जाता है कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मतलब बहुत ऐसे संगठन हैं, लेकिन मजबूरी में बहुत संगठन नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमारे जो भाई साहब अभी जिन्होंने कहा, तो मैंने एक कॉल किया था, इन्होंने ब्लड का मुझे एक बताना चाहता हूँ, इससे पहले मुझे ब्लड व्यवस्था कर दी है ये संगठन, लेकिन ये मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, ये संगठन ऐसा संगठन है जो कि आज नहीं, इसके पहले भी मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लड का जरूरत पड़ा। ये संगठन ने हर मोड़ पे मदद किए और अवेलेबल भी करवाए। ये संगठन का हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं और बहुत आगे बढ़े ये हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ब्लड क्या है ये हम जान रहे हैं। मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट थे। आपके आँख में आंसू आ रही है मत आप, इसीलिए ब्लड किसी को दान करना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम है ये। रोइए महत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जागरूक अभियान के तहत हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं और ये शुक्ला ब्लड बैंक मेला लगा है हम लोग का। सार्थक पहल संगठन का पहला रक्तदान शिविर लगा है। शिविर लगाने का ये उद्देश्य था, जो अभी देखते हुए कि असहाय लोग जो है उनको ब्लड की कमी की वजह से कहीं से ब्लड व्यवस्था नहीं हो पाती, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ब्लड की बहुत ज़्यादा समस्या भी है, इसलिए हम लोग रक्तदान शिविर लगाया ताकि जो असहाय व्यक्ति हैं उनको रक्त समय पर पूर्ति हो जाए। और हम सभी रक्तवीर से हमेशा यही कहेंगे कि आप बराबर रक्तदान कीजिए ताकि रक्त के बगैर कोई मरे नहीं। शहर में देखा जाता है कि बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं और जब गरीब असहाय लोग वहाँ होते हैं तो वहाँ पैसे की डिमांड की जाती है। देखिए, दुनिया क्या करता है हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा संगठन क्या कर रहा है, मेरा टीम का वर्कर क्या कर रहा है, मेरा टीम का पदाधिकारी क्या कर रहा है, उनसे मतलब है। और हम हमेशा पब्लिक को, जनता को यही कहना चाहेंगे कि किसी भी मनुष्य का ब्लड पानी नहीं है, सभी का खून एक है। और सबसे हम यही अपील करेंगे कि पहले आप अपने परिवार के आदमी को, अपने रिश्तेदार को बोलिए ब्लड देने के लिए। जब आपको अगर ब्लड कहीं से व्यवस्था नहीं होता है तो आप सार्थक पहल संगठन को कॉल कीजिए। हम लोग वेरीफाई होंगे पहले कि आपका पेशेंट सही में भर्ती है या नहीं भर्ती है। अगर सही पाया जाएगा कि आपका पेशेंट भर्ती है तब हम लोग ब्लड देंगे। जितना ब्लड का जरूरत पड़ेगा हम लोग डोनेट करेंगे आपके लिए। क्या नाम हुआ आपका? राधे कृष्ण बिहारी, सार्थक पहल संगठन के महासचिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रक्तदान शिविर रखा गया है। आज बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया, सभी लोगों को मदद मिल सके। और हम चाहते हैं समाज के सभी लोग आगे बढ़ सकें, सभी लोग आगे बढ़ सके आगे और संगठन से जुड़े और रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूर्ति करें ताकि ब्लड के अभाव में किसी मृत्यु न हो और लोग को बस लगातार फिर देखा जाता है कि बहुत ऐसे संगठन हैं और बहुत दिक्कत होती है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जागरूक करने के लिए क्या संदेश देंगे? हम जागरूक करने के लिए संदेश देंगे कि लोग जो है जितने भी युवक हैं, लोग डरते हैं कि हमारा परिवार ना दे, लेकिन दूसरे परिवार जब आपका परिवार नहीं देगा तो आपको मदद कैसे मिलेगा।
संगठन में जुड़े और एक लोग ब्लड डोनेट करें तो एक लीटर संगठन में जाकर डोनेट करते हैं तो आपको संगठन हमेशा 24 घंटा आपको 10 मिनट ब्लड से मदद करने के लिए तैयार है। आपको कभी इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। जैसे लोग पैसे का और ब्लड के बिना मर जाते हैं, पैसा नहीं है तो ब्लड मेरा खरीदना पड़ता है तो नहीं हो पाता है। तो इससे तो हम लोगों को जो है संगठन में आए, सार्थक संगठन में आए, हमको जुड़े और यहाँ के ब्लड डोनेट करें और इससे कभी भी अपेक्षा है, कभी 24 घंटा दिन रात जब भी चाहेंगे तो ब्लड मिलेगा और किसी जिंदगी को बचाया ये सारा तो हमेशा जान बचाने की काम रहेगा। अभी सर कहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था? ये सुपर मेडिसिन की ब्लड बैंक ये DG पे है, ये किए गए 4 फ्लोर पे ब्लड बैंक में। क्या नाम हुआ फिर आपका? मेरा नाम मुकेश पिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक कर जन मुद्दों चल रहे तथ्य जुटाने की तैयारी। विधानसभा सत्र में जनांदोलन की आवाज बुलंद होगी। हिमालय 2 मार्च बदलो बिहार महाजुटान में सौंपा जाएगा जनसंघर्ष का मांग पत्र। बदलो बिहार महाजुटान पटना 2 मार्च को सफल बनाने हेतु ग्राम बैठक प्रचार गाड़ी निकालकर लोगों को तैयार किया जा रहा है। चलने वाले लोगों की सूची और स्वयंसेवक की सूची जो जनता को सुरक्षित ले जाने व घर तक पहुंचाने में मदद करेंगे, उनको अलग से पास जारी किया जाएगा। हायाघाट में मजदूरों ने फैसला लिया है कि बकाया मजदूरी दिलाने, मृत मजदूर सुशील शाह के परिजनों को मुआवजा देने व अशोक पेपर मिल चालू करने का मांग पत्र सौंपा जाएगा और बड़ी संख्या में शामिल होने का संकल्प लिया। बहादुरपुर प्रखंड में शोभन गांव शंकरपुर में ग्रामीणों ने बैठक कर योजना बनाई है कि जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को गोलबंद करूंगा। हनुमाननगर शहर में प्रचार गाड़ी निकालकर लोगों से पटना चलने का आह्वान किया गया है। इसकी अगुवाई पप्पू पासवान, कामेश्वर पासवान, साधना शर्मा, रंजन सिंह कर रहे हैं। बहेरी में पदयात्रा कर लोगों से पटना चलने का आह्वान किया गया है। सदर प्रखंड में शहजादपुर गांव बैठक कर मुफ्त बिजली, महिलाओं को गुजारा भत्ता देने, 600 रू मजदूरी देने, पेंशन राशि बढ़ाने, आवास सूची में धांधली रोकने, आय प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी के खिलाफ गोलबंद होकर आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया। इसमें पार्टी जिला कमेटी सदस्य पप्पू खान ने भी संबोधित किया। बैठक में मो जमालुद्दीन, विश्वनाथ पासवान, परमेश्वर पासवान, रविंद्र पासवान, राम उदार यादव, रामनंदन सहनी, डोमू यादव, शमशेर, अमित पासवान ने भी विचार रखे। भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि बदलो बिहार महाजुटान पटना 2 मार्च को सफल बनाने में जिले में नेताओं ने जन मुद्दों पर चल रहे संघर्ष से जुड़े तथ्य जुटाने में लगे हुए हैं, जो महाजुटान में मांग पत्र सौंपा जाएगा और सदन में आवाज बुलंद होगा। इसके लिए समय मिलेगा, साथ ही मंच पर आंदोलन करने वाले संघर्षशील प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जिले से दर्जनों संघर्ष कर रहे संगठनों ने शामिल होने पर सहमति जताई है। दिनांक 23 फरवरी रविवार को भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में प्रेस वार्ता स्थान मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। वैसी मशीनें कि जिसमें खुद डुबकी न लगाना पड़े, उत्पादन की लागत घटे, इसकी कोशिश, उत्पादित माल के ठीक मूल्य मिल जाए, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान को ठीक समय पर ठीक दाम मिले, उसकी कोशिश, मखाने के क्षेत्र का विस्तार। और मार्केट का मतलब है सुपर फूड मखाना दुनिया की पौष्टिकता की आवश्यकताओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उसके सारे प्रयास ये सब किए जाएंगे। मूल्य श्रृंखला से लेके रिसर्च, शोध, अनुसंधान, मैकेनाइजेशन और उत्पादित मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। अनेकों सुझाव आए हमारे आदरणीय सांसद जी ने, दोनों जो व्यवहारिक चीजें थी वो बताइए, विधायक साथियों ने बताइए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इन कठिनाइयों को जानते हैं। तो इस फीडबैक के आधार पर
मखाना विकास बोर्ड का गठन होगा और मुझे लगता है कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों को की जिंदगी को बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। बिहार में इस क्षेत्र में उत्पादित होता है। पिछली बार जब कृषि भवन में उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे, कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे, तब मखाना के उत्पादक किसानों से भी चर्चा हुई थी, कुछ समस्याएं आई थी। बिहार की किसानों की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव, जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया, एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है, तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के, पोखर में, तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है उत्पादक किसानों को। तो हम लोग तालाब में भी गए और बेल भी लगाई, क्या क्या सावधानी, पत्ते में कैसे कांटे होते हैं, फिर पानी पे जाने पर क्या स्थिति होती है, और फिर जब निकालना पड़ता है गुड़िया को तो पानी में अंदर जाके निकालना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उन सब चीजों को व्यवहारिक रूप से भी समझें। किसानों के साथ संवाद भी हुआ है और जो चीज समझ में आई है उसमें नंबर 1, और इसलिए मन में आया, मैं सम्राट जी आपको बहुत बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे, लेकिन आपने भी आने का फैसला किया और सही अर्थों में आपसे समझा कि मखाना बोर्ड बने तो कैसे बने। और इसलिए मेरा अधिकारियों को भी निर्देश, आईसीआर के लोग, अनुसंधान केंद्र के लोग, आईसीआर काम करेगा कांटा रहित मखाने का बीज कैसे विकसित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आज के युग में, यह संभव नहीं है। यह बात मैकेनाइजेशन की आई, पानी में डुबकी लगा के निकालना पड़ता है, पूरे डूब गए, आंख में पानी, नाक में पानी, और केवल पानी नहीं होता, पानी में कीचड़ भी होती है। अब आज के युग में मैकेनाइजेशन से ये परिस्थिति बदली जा सकती है। अब यंत्र तो बने, लेकिन उसमें आधा मखाना आता है, आधा आता ही नहीं है। गुड़िया बड़ी मुश्किल से निकलती है, और इसलिए मैकेनाइजेशन होगा और ऐसे यंत्र बनाए जाएंगे जो आसानी से गुड़िया को बाहर खींच लाएं। आजकल टेक्नोलॉजी है और प्रोसेसिंग में लगे कई मित्र ये काम कर रहे हैं। कई तरह के सुझाव है, मैं एक एक पर नहीं बोलना चाहता। मुझे भी भागलपुर जाना है, सम्राट जी को भी व्यवस्थाएं देखना है सारी। कल के दिन बिहार के सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा जब नरेंद्र मोदी यहाँ पधारेंगे।
और इसलिए एक एक सुझाव तो मैं नहीं बोल रहा, कई बार कीमत का सवाल होता है। हम 3-4 चीजें करेंगे जो मैं आपको बहुत ब्रीफली बताना चाहता हूं, और आपके एक एक सुझाव को, जिन्हें लिख के भेजे वो भी चिंता नहीं करेंगे, उनके सुझाव को भी सम्राट जी ने भी देखा, मैंने भी देखा। जो राज्य को करना होगा वो सम्राट जी नीतीश जी से बात करके करेंगे, और जो केंद्र को करना होगा वो कृषि मंत्री करेगा। आप चिंता मत करना, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद देकर हम एक तो करेंगे उत्पादन कैसे बढ़े, पर हेक्टर या पोखर में जितना हम लगाते हैं तालाब में, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा हम काम करेंगे उत्पादन की लागत घटाना। लागत कैसे घट सकती है, उसके कई पक्ष मेरे सामने आ गए। तीसरे काम करेंगे उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, आसान हो जाए खेती जरा। अब कहीं पोखर चाहिए, तालाब चाहिए, पानी रोकने की व्यवस्था चाहिए, हम लोग विचार करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत ये कैसे बनाए जा सकते हैं। क्या मनरेगा में कई तालाबों का निर्माण हो सकता है? कई तरह के रास्ते निकल सकते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। तो कठिनाइयों को दूर करना, और एक जिसके लिए कई काम करने पड़ेंगे वो है उचित मूल्य मखाने का मिल जाए किसान को, इसका इंतजाम करना। अभी तो ठीक है, लेकिन कई बार गिर जाते हैं, और इसलिए बाजार का विस्तार, मंडियों को ठीक करना, घरेलू बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ये सुपर फूड मखाना मिथिलांचल वालों एक दिन दुनिया में छा जाएगा, क्योंकि इसके गुणधर्म से जानकी मैया का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसलिए सुपर फूड की कैसे हम मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, पैकेजिंग करें, उस सब में सहयोग देंगे। एक बात और आई कि लीज पे अगर जमीन ले तो अब राज्य सरकार उसको ढंग से देखेगी, लेकिन केंद्र सरकार, सम्राट जी, एक बात पे विचार कर रही, जो लीज पे जमीन लेता उसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हम बहुत जल्दी वर्कआउट करने वाले हैं कि लीज पे जमीन लेके खेती वाले किसान को भी किसान के सारे लाभ दिए जाए, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, कम दरों पर ब्याज हो, खाद की व्यवस्था हो, एमएसपी पे चीजें खरीदने का मामला हो। इसको वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, कम से कम 30% लोग जमीन वाले खुद खेती नहीं करते, वो किसी न किसी को लीज पे देते हैं। हमारे यहाँ कौली पे कहते हैं, बटाई पे, यहाँ क्या बोलते हैं मैथिली, बटाई पे। तो जो बटाई जा रहे बेचारा, मेहनत तो वो कर रहा है ना, उसको भी फायदा मिलना चाहिए। इन सब दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। बाजार पे हम काम करेंगे, उचित मूल्य बेहतर कैसे सुनिश्चित हो, इस पे काम करेंगे। प्रशिक्षण की बात आई, ट्रेनिंग जरूरी है, तो मखाना उत्पादक किसानों की ट्रेनिंग पे हम काम करेंगे। कार्यशालाएं लगाना, ट्रेनिंग कैंप लगाना, कैसे और कौशल विकसित हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी कोशिश करना। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो, उसका विकास, और जितनी चीज़ें लगभग इसमें सब आ जाती है, उन सब पर बहुत गहराई और गंभीरता से काम करेंगे। आज का कार्यक्रम मेरे किसान बहनों और भाइयों कर्मकांड नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के द्वारा। हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इसको करेंगे। आज कृपा पूर्वक आप इस किसान पंचायत में पधारे। यह आम सभा नहीं है, यह है किसान पंचायत। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी किसानों से बात करके ही किसानों की समस्या के, किसानों के कल्याण की योजना बनाता था, क्योंकि सही तरीका वही है कि जिसके लिए काम कर रहे हो उससे बात करो और उसके कल्याण की योजना जो वो कहे वैसी बना दो। यही तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसलिए आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया, इसके लिए भी मैं आभार।